हेलो फ्रेंड्स, मिल्लत आईएएस में आप सभी का वेलकम है। मैं कनीज फातिमा एमसीक्यू के करंट अफेयर्स के शो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी। मैंने पीजी किया है फाइनेंस में, जेपीएससी क्वालिफायर हूँ और सेलेक्टेड बीपीओ हूँ रूरल डेवलपमेंट में। ओके, तो आज हम लोग करंट अफेयर्स का 17 सेशन जो एमसीक्यू के थ्रू कर रहे हैं वो होने वाला है। प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। जो भी नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2020 पीटी यूपीएससी के लिए बहुत ही अच्छे मटेरियल्स आप लोगों के लिए फ्रेम किए जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सिख धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की जो सैनिक संतों का विशिष्ट समूह था। दूसरा है, निहंग सिख योद्धाओं का एक वर्ग है जो नीले वस्त्र, तलवार एवं भाले जैसे पुरातन हथियारों तथा स्टील की खूंटियों से सजाई गई पगड़ी धारण करते हैं। निहंग के बारे में ये बोला गया है। तीसरा है, सिख धर्म उपवास, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा जैसे अनुष्ठानों का समर्थन करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है हमें बताना है। ओके फ्रेंड्स, कौन सा सही है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1 और 3, उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों को सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम याद होना बहुत जरूरी है। तो ये एक नेमोनिक से भी याद रखा जा सकता है। इसमें अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है, गुरु नानक सबसे प्रथम गुरु थे, इस तरह से आप याद करेंगे। और ये फर्स्ट वाला जो है ये खालसा पंथ की स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन फ्रेंड। इसमें जो निहंग होते हैं वो एक वर्ग होता है जो नीला वस्त्र, तलवार ये सब धारण करता है। उनके पगड़ी में खूंटियों मतलब स्टील की, जो जिसे हम लोग कांटी भी बोलते हैं, किल भी बोलते हैं, वो उस टाइप का सजाया जाता है उनकी पगड़ी। तो और ये जो है सिख धर्म उपवास, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा जैसे अनुष्ठानों का समर्थन करता है, ये भी सही है। तो ये सारे जो है फ्रेंड्स, ये सारे सही है। ऑप्शन डी इज द आंसर। देखिए ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। पंजाबी भाषा में सिख शब्द का अर्थ शिष्य होता है। सिख का अर्थ शिष्य होता है, याद रखेंगे। सिख ईश्वर के वे शिष्य हैं जो 10 सिख गुरुओं के, देखिए मैंने बोला 10 सिख गुरु होते हैं, के लेखन और शिक्षाओं का पालन करते हैं। अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने खालसा, जिसका अर्थ है शुद्ध, खालिस जिसे हम लोग बोलते हैं वो शुद्ध, पंथ की स्थापना की जो सैनिक संतों का विशिष्ट समूह था। खालसा प्रतिबद्धता, समर्पण और सामाजिक चेतना के सर्वोच्च सिख गुणों को उजागर करता है। कथन एक बिल्कुल सही है। दूसरा है, निहंग सिख योद्धाओं का एक वर्ग होता है। ये सिख योद्धा होते हैं फ्रेंड्स, जो निहंग है, जो उनका वर्ग है वो योद्धा होते हैं जो नीले वस्त्र, हम लोगों ने बहुत बार टीवीज या न्यूज में या बहुत सारे जब फंक्शनल कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें इस तरह के वस्त्र देखे हैं, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। तलवार, भाले जैसे पुरातन हथियारों तथा स्टील की खूंटियों से सजाई गई पगड़ी धारण करते हैं। माना जाता है कि वर्ष 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा के निर्माण के लिए निहंग समूह का गठन किया गया था। ये याद रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने खालसा पंथ का निर्माण किया, उन्होंने ही निहंग समूह का गठन किया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, इन्हीं के द्वारा किया गया है निहंग समूह का गठन। निहंग सांसारिक गुरु के प्रति कोई निष्ठा नहीं रखते हैं। वे अपने गुरुद्वारों के ऊपर भगवा रंग के झंडे के बजाय नीले रंग का झंडा यानी कि नीला निशान साहिब फहराते हैं। तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। सिख धर्म उपवास, तीर्थ यात्रा, अंधविश्वासों का पालन, मृतकों की पूजा, मूर्ति पूजा जैसे अनुष्ठानों की निंदा करते हैं। सिख धर्म का उपदेश है कि विभिन्न नस्ल, धर्म या लिंग के लोग ईश्वर की दृष्टि में एक समान है। यह पुरुषों और महिलाओं में समानता की शिक्षा देता है। सिख महिलाएं किसी भी धार्मिक समारोह में भाग ले सकती हैं या कोई भी अनुष्ठान कर सकती हैं या प्रार्थना में मंडली का नेतृत्व भी कर सकती हैं। इसलिए कथन 3 भी बिल्कुल सही है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय मॉनसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंद महासागर द्विध्रुव
मतलब इंडियन ओशन, IOD, इंडियन ओशन डाइपोल। ओके फ्रेंड, ध्रुव का मतलब पोल और द्वि का मतलब डाई, तो डाइपोल के नकारात्मक होने पर मॉनसून की वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव होने पर। दूसरा है अल नीनो के सक्रिय रहने पर भारतीय क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है। कौन सा कथन सही है हमें बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये IOD जो है वो नकारात्मक, सही बात है। नेगेटिव अगर होगा तो मॉनसून की वर्षा पर प्रतिकूल, अपोजिट प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है। अल नीनो नहीं है ये, ला नीनो के सक्रिय रहने पर अत्यधिक वर्षा होती है। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। केवल 1 इज करेक्ट, हमें करेक्ट बताना है। देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारत में अल नीनो के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि ला नीनो के कारण अत्यधिक वर्षा होती है। देखिए, ला नीनो से वर्षा होती है और अल नीनो, जिसे हम लोग लू भी बोलते हैं इंडिया में, ये उसके कारण होता है। हिंद महासागर द्विध्रुव, जैसे जिसे इंडियन ओशन डाइपोल कहा जाता है, IOD भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। सकारात्मक IOD के दौरान मानसून की वर्षा पर सकारात्मक और नकारात्मक IOD के दौरान मानसून की वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्शन कमीशन है तो उसे थोड़ा सा ध्यान लगाकर बताएंगे फ्रेंड्स। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका है। CAEC मतलब सेंट्रल, उसमें सेंट्रल इलेक्शन कमीशन था फ्रेंड्स, और ये स्टेट है। तो देखते हैं कितना याद है। SEC का गठन प्रत्येक राज्य या संघ शासित क्षेत्र यानी कि स्टेट या फिर यूटीज के विधानसभा तथा स्थानीय निकायों के चुनावों के संचालन के लिए किया गया है। दूसरा है राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि SEC को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तीसरा है SEC भारत के निर्वाचन आयोग के से स्वतंत्र इकाई है। कौन सा सही है हमें ये बताना है। केवल एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक, दो और तीन। आपको सिर्फ यही पता हो फ्रेंड्स कि SEC किस किस का इलेक्शन करवाता है, तो आप ये आसान से कर लेंगे। देखिए, ये जो है लिख रहे हैं स्थानीय निकायों, विधानसभा, ये नहीं है। ओके, इसमें आपका नगर निगम आ जाता है। इस टाइप के मतलब लोकल बॉडीज का जो निर्वाचन होता है वो SEC करवाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 1 और 2 नहीं, 1 अगर गलत हो जाता है तो 1 के सारे ऑप्शन गलत से बचा मेरा 2 और 3। अगर आपको नहीं पता है राज्यपाल नियुक्त करते हैं या आपको नहीं पता है कि ये स्वतंत्र इकाई है, तो आप ये कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ 1 स्टेटमेंट आता हो। देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन प्रत्येक राज्य संघ शासित क्षेत्र के निगम, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, जिला पंचायतों, पंचायत समितियां, ग्राम पंचायतों, अन्य स्थानीय निकायों के चुनावों के संचालन के लिए किया जाता है। देखिए, विधानसभा का चुनाव भारतीय, ये नहीं होता है। विधानसभा का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग मतलब जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो करवाता है। और हमारे ऑप्शन में देखिए स्थानीय निकाय तो था लेकिन विधानसभा भी था, तो विधानसभा की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ओके, तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है SEC भारत के निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र इकाई है, तो ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नालसा है क्या। ओके, तो देखिए पर विचार कीजिए। नालसा की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वर्ष 1998 में की गई थी। दूसरा है भारत का राष्ट्रपति नालसा का मुख्य संरक्षक होता है। तीसरा है नालसा तालुका विधिक सेवा समितियों के माध्यम से तालुका स्तर पर विधिक सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। कौन सा सही नहीं है बताना है। केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल ऑल मतलब 1, 2 और 3। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है नालसा से संबंधित, नालसा है क्या आखिर, जो दहेज उत्पीड़न के मामले जो आते थे तो उनकी जांच के लिए एक नालसा कमेटी का मतलब नालसा के अधीन सभी जिलों में 3 सदस्यीय परिवार कल्याण समितियां ये गठित करने का है नालसा के अंतर्गत। तो जब ये दहेज उत्पीड़न से रिलेटेड क्वेश्चन बात बताता है फ्रेंड्स नालसा, तो उसका मुख्य संरक्षण राष्ट्रपति कैसे हो सकता है, राइट। ये थोड़ा सा ट्रिक है, अगर आपको नालसा के बारे में पता है तो आप कर सकते हैं आंसर। तो इसका संरक्षक होते हैं हमारे CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश,
तो अगर वो नहीं होता है तो 2 वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, हमें गलत पूछा गया है, तो चलिए एक हमें गलत ऑप्शन मिल गया। अब तीसरा है, पहला है नालसा की स्थापना, तो ये आपको पता होना चाहिए है, ये अधिनियम 1987 सही है, लेकिन ये वर्ष 1998 गलत है, ये 1995 में हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। अब नालसा तालुका विधिक सेवा समितियों के माध्यम से तालुका स्तर पर विधिक सहायता प्रदान करने का कार्य करता है, ये बिल्कुल सही। मैंने अभी बोला प्रत्येक जिला में मतलब स्टेट में 3 सदस्य परिवार कल्याण समितियों का गठन किया जाता है, जिससे जो रूट लेवल से मतलब तालुका या फिर पंचायत इन सब से वो जुड़े हुए होते हैं। तो तीसरा हमारा सही है, फर्स्ट और सेकंड गलत है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। नालसा की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत 1995 में की गई थी। मैंने बोला 1998 में नहीं, 1995 में, तो एक कथन सही नहीं है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, देखिए मुख्य न्यायाधीश मैंने बोला सीजेआई ऑफ इंडिया का नालसा का मुख्य संरक्षक होता है। अगर आपको नालसा के बारे में पता होगा तो ही आप बता सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश उसके संरक्षक होते हैं, अदरवाइज आपको लगेगा राष्ट्रपति होते हैं। तो क्योंकि नालसा दहेज उत्पीड़न इन से संबंधित है, मतलब एक तरह से कोर्ट से संबंधित है, तो उसके मुख्य न्यायाधीश उसके हेड होते हैं। नालसा तालुका विधिक सेवा समितियों के माध्यम से तालुका स्तर पर विधिक सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। कथन तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस संस्था ने कोविड-19 के परीक्षण हेतु कोवसैक नामक कियोस्क विकसित किया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र। देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें कोई हार्ड ये नहीं है, कोवसैक का निर्माण या उसे विकसित किया है इस रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला। आपको ए और सी में कंफ्यूजन हो सकता है, बट यहाँ प्रयोगशाला लैब ने किया है, ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया। ये डीआरडीओ है, ये डीआरडीएल है, सॉरी। आइए देखिए, सी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में हैदराबाद कहाँ स्थित है? सॉरी, हाल ही में हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, देखिए मैंने बोला ये एक लैब है, ने कोविड-19 परीक्षण के लिए नमूना संग्रह हेतु कोवसैक नाम से एक कियोस्क विकसित किया है। कोवसैक संदिग्ध संक्रमित रोगियों से कोविड-19 नमूने प्राप्त के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के उपयोग, मतलब जो हेल्थ फाइटर हैं वो उपयोग हेतु काफी महत्वपूर्ण है। ध्यातव्य है कि जब एक संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति कियोस्क केबिन के अंदर जाता है और केबिन के बाहर से एक स्वास्थ्य पेशेवर दस्ताने के माध्यम से बाहर से ही परीक्षण हेतु नमूना ले सकता है। रोगी के केबिन से बाहर निकलने के पश्चात 4 नोजल स्प्रेयर कीटाणुनाशक को लगभग 70 सेकेंड, देखिए फ्रेंड्स, लगभग 70 सेकेंड तक स्प्रे करते हैं। इसके अलावा केबिन को पानी और यूवी लाइट से स्वच्छ किया जाता है। इसका कहने का मतलब है, अगर किसी भी कोविड-19 से संदिग्ध व्यक्ति को किसी एक रूम में लिया जाता है जहां से उनके नमूने को मतलब लिया जाता है टेस्ट करने के लिए, तो वो उसको जब एक स्वस्थ हेल्दी पेशेवर व्यक्ति जो स्वास्थ्य कर्मी है वो अगर लेने जाता है, तो उसके टेस्टिंग के बाद जब वो निकलेगा तो उस रूम को किस तरह से साफ करना है, वो व्यक्ति किस तरह से साफ होगा, उसके बारे में ये कोवसैक के बारे में बताया गया है, जो कियोस्क विकसित हुआ है उसमें। ओके, तो ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर विचार कीजिए। क्रिसिल, ICRA, फिच, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, मूडीज। उपयुक्त में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, देखिए हमारे सेबी में रजिस्टर्ड है, याद रखेंगे, सेबी के बारे में पूछा जा रहा है। 1, 2 और 5, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 1, 2, 1, 3, 4, 5। देखिए फ्रेंड्स, सेबी में रजिस्टर्ड हमारे मूडीज तो बिल्कुल भी नहीं है, ये इंटरनेशनल है सारे क्रेडिट एजेंसीज, ये याद रखेंगे हम, लेकिन यहाँ मूडीज नहीं है, तो 5 वाले ऑप्शंस कट हो जाते हैं। क्रिसिल है हमारा, ये बिल्कुल सही है, ये हमारा फर्स्ट क्रेडिट
रेटिंग एजेंसी है जिसे 1998 में बनाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तो ये हमारा है, ये फर्स्ट है, याद रखेंगे। ICRA भी है, ये हमारा सेकंड है जो 1991 में बनाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। फिच इंटरनेशनल है और ये केयर, ये हमारा इंडियन है। तो 1, 2 एंड 4 देखिए, ये ऑप्शन हमारा सी, 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। फिच और मूडीज ये दोनों इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग है जो सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है। और जो ये क्रिसल है, ये हमारा एक तरह से जो यूएसए में जो S&P मतलब यूएसए में जो S&P की कंपनी है वो उसकी सब्सिडरी क्रिसल है। ओके फ्रेंड्स। और ये दोनों फिच एंड मूडीज यूएसपी के वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। तो ये हम याद रखेंगे। देखिए सी है यहाँ पे। और जो सेबी के अंतर्गत हमारा रजिस्टर्ड है जो क्रेडिट रेटिंग कंपनियां एजेंसियां वो 7 हैं। आइए देखते हैं। देखिए 7 पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। क्रिसिल, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, ICRA क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, केयर जिसे हम लोग बोलते हैं, ब्रिक वर्क रेटिंग्स एंड इंडिया, समेरा रेटिंग, इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन और रेटिंग। देखिए ये 7 पूरा है, 3 दिया हुआ है, 4 आपको यहाँ एक्स्ट्रा मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेब पोर्टल और ऐप भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय। युक्ति पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय का है। स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल पर्यटन मंत्रालय का है। स्वच्छता MOHUA ऐप आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। कौन सा सही सुमेलित है हमें वो बताना है। केवल 2, 1, 2 और 3, 1, 2, 2, 3। ना देखिए फ्रेंड्स, ये स्वच्छता लिखा हुआ है MOHUA, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये साफ पता चल रहा है। सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन आवास शहरी मामला जो है ये साफ पता चल रहा है, नाम से ही ये इसका मंत्रालय है, बिल्कुल सही है। फिर युक्ति पोर्टल बहुत ज्यादा अभी न्यूज में रहा है, वो भी सही है, मानव संसाधन HRD मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल ये मंत्रालय पर्यटन का है। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन बी मतलब तीनों स्टेटमेंट मैचिंग कॉलम बिल्कुल सही है। युक्ति वेब पोर्टल की शुरुआत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसे हम लोग यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा 12 अप्रैल 2020 को, देखिए मैंने बोला ये अभी न्यूज में था, को ज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ कोविड-19 का मुकाबला करने के उद्देश्य से की गई है। स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति में भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की पहचान, सहायता एवं सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है। जो आ चुके थे, जो देखना चाह रहे थे इंडिया, उसके बाद कोविड-19 के जो कोविड-19 के चलते जो पूरे लॉकडाउन को लागू किया गया है भारत में, उसमें जो लोग फंस गए हैं, जो विदेशी पर्यटक हैं, उनकी देख रेख, पहचान, सुविधा, इन सब के लिए ये पोर्टल बनाया गया है ताकि जो भी लोग हैं अपने लोगों की पहचान कर सके और अपने घर में इन्फॉर्म कर सके कि वो कहाँ है। स्वच्छता MOHUA ऐप, स्वच्छता देखिए MO मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन एरिया ऐप, ठीक है, ऐप है के संशोधित संस्करण की शुरुआत केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऐप द्वारा कोविड-19 संकट से निपटने के लिए की गई है। इस ऐप में कोविड-19 से संबंधित नई श्रेणियां जोड़ी गई हैं जो उपयोगकर्ता को अपने शहरों की स्वच्छता में सक्रिय भूमिका निभाने तथा शहरी स्थानीय निकायों अर्बन लोकल बॉडीज की जवाबदेही तय करने में सक्षम बनाता है। ये सारे कोविड-19 से संबंधित है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। विदेशी मुद्रा भंडारण फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसे हम लोग फॉरेक्स भी बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशेष आहरण अधिकार, जिसे हम लोग स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDR जिसे बोलते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1950 के तहत किया जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2।
तो देखिए फ्रेंड्स, एसडीआर विदेशी मुद्रा का हिस्सा होते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है कि यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो ये गलत है। विदेशी मुद्रा भंडारण का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1950 के अंतर्गत नहीं होता है फ्रेंड, ओके, तो ये गलत हो गया। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो हम सी लगाएंगे आंसर। देखिए हमारा सी दोनों गलत है। किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडारण में उसकी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों, स्वर्ण भंडार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में उसके विशेष आहरण अधिकार मतलब एसडीआर कितना है और तथा रिजर्व ट्रेंच आदि शामिल होते हैं। एक किसी भी देश में विदेशी मुद्रा इन सब के बारे में बताता है। फॉरेन बैंक नोट्स, फॉरेन डिपॉजिट, ये सब भी इनमें शामिल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एक जो है वो हमारा गलत हो गया। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम द्वारा लागू जरूर किया जाता है, लेकिन वो चलाया जरूर जाता है, लेकिन वो 1934 है, ना कि 1950 है। ओके, ये भी याद रखेंगे। और ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसे हम लोग फेमा के नाम से जानते हैं, 1999 के तहत विनियमित किया जाता है, तो दूसरा भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक रोग प्रतिरोधक है जिसे हम लोग HCQs बोलते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की वैश्विक आपूर्ति में भारत की तकरीबन 50% हिस्सेदारी है। कौन सा कथन सही नहीं है हमें बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक रोग प्रतिरोधक है। HCQ बहुत फेमस है, मलेरिया की बीमारी के लिए ये मेन दवाई होती है। और दूसरा है जो ये 50% की हिस्सेदारी, ये नहीं है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस मेडिसिन। ओके, तो 50% तो कम हो जाता है, लार्जेस्ट है जब तो हमें बताना नहीं, तो ये नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन 2 लगभग 70% क्रॉस कर जाता है फ्रेंड्स इंडिया की ये मतलब वैश्विक आपूर्ति में भारत का योगदान। तो देखिए ये दूसरा बिल्कुल गलत है, मतलब ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट गलत है। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के प्रयोग से बेहतर परिणाम पाए गए, किंतु विश्व की किसी भी स्वास्थ्य संस्था द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को कोविड-19 के उपचार के लिए प्रमाणित नहीं किया गया है। इसे कोविड-19 के लिए दिया जा रहा था फ्रेंड्स, कुछ हद तक काम आ रहे थे, लेकिन ये अभी प्रमाणित नहीं हुआ है कि ये सही ही है या इससे जान बच सकती है। ये इसे बिल्कुल बोला जाए लास्ट स्टेज में देकर यूज किया जा रहा था। तो ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिसे हम लोग HCQs बोलते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक रोग प्रतिरोधक है और यह इलाज नहीं है। रोग प्रतिरोधक मीन्स एंटीबायोटिक। ओके फ्रेंड्स, तो इसे जब लास्ट स्टेज हो जाता है उस टाइम दिया जाता है, तो ये बिल्कुल कथन एक जो है वो सही है। दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQs, देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, के उत्पादन और निर्यात में भारत शीर्ष स्थान पर है। उत्पादन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और निर्यात भी करता है, एक्सपोर्टर भी है। आंकड़ों के अनुसार वैश्विक आपूर्ति की भारत की हिस्सेदारी देखिए तकरीबन 70% है। यह कथन दूसरा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, कथन ए, पूना पैक्ट ने सांप्रदायिक पंचायत के उद्देश्य को निरस्त कर दिया। उसका कारण क्या था? पूना पैक्ट के माध्यम से संसद एवं विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ जो कथन दिया गया है क्या इसका कारण सही है वो बताना है। कौन सा, या सिर्फ कथन सही है या फिर सिर्फ रीजन सही है या फिर दोनों सही है लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, इस टाइप से। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। पूना पैक्ट ने सांप्रदायिक पंचायत के उद्देश्य को निरस्त कर दिया था और इसका कारण था कि पूना पैक्ट के माध्यम से संसद एवं विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। ये बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 को हुआ था फ्रेंड्स। ये सब थोड़ा बेसिक हिस्ट्री के क्वेश्चंस है। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड ने अपने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसमें मुसलमानों, सिखों के साथ साथ दलित वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। याद रखेंगे ये 3 कम्युनिटी।
जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया। अंततः 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसमें 2 शर्तों के आधार पर संयुक्त निर्वाचन मंडल बनाए जाने की पर सहमति बनी। 2 शर्त कौन से थे वो देखिए। विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में केवल 71 सीटें दी गई थी। दूसरा, केंद्रीय विधानमंडल की सामान्य वर्ग की सीटों में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, गैर कास्ट वन उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जनजातियों से रिलेटेड फ्रेंड्स। देखते हैं स्टेटमेंट देखिए। जनजातियां मार्च जून महीने के दौरान गैर कास्ट वन उत्पाद को एकत्र करते हैं। गैर कास्ट वन उत्पाद का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि जंगलों से जो वो पत्ते होते हैं या फिर जो हाँ ये जिसे बोला जाए कि झाड़ू वगैरह ये सब बनाया जाता है, जो लकड़ी के अलावा जो काम होता है फ्रेंड्स उन सब से रिलेटेड होता है, तो जिससे जनजातियां अपनी जीवन निर्वाह करती हैं, तो उनके बारे में ये बात किया हुआ है। जनजातियां मार्च से जून महीने के दौरान गैर कास्ट वन उत्पाद से कुल वार्षिक आय का 30 से 40% कमाते हैं। गैर कास्ट वन उत्पाद प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले ऐसे उत्पाद हैं जो एक विशेष मौसम पर निर्भर करते हैं। देखिए कौन सा सही है हमें बताना है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मार्च से जून का महीना जनजातियों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बिल्कुल सही है। तो जब अच्छा होता है तो सिर्फ 30 to 40% कमाई होगी, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 60 to 80% तक का यहाँ पर लाभ देता है, तो ये गलत हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब आप खुद देखेंगे अगर किसी चीज का सीजन चलता है तो उस सीजन में उसकी ज्यादा बिक्री होती है या उसका उपयोग ज्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है जो भी उसके उत्पादक होंगे उसको ज्यादा लाभ होगा। तो जब ये सीजन फेवरेबल है गैर कास्ट वन उत्पाद के लिए, तो इसमें 30 to 40% कम हो जाता है, 60 to 80% इसका होगा। गैर कास्ट वन उत्पाद प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले, देखिए मैंने बोला जो कि पत्ते होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं या फिर झाड़ू वगैरह जो उत्पादित होते हैं, उनसे रिलेटेड ये होता है, और ये मौसम इनके लिए बहुत फेवरेबल होता है, मार्च से जून। तो ये बिल्कुल सही है, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले उत्पाद है। तो हमारा 1 and 3 आर करेक्ट, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट और दूसरा गलत है। देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। जनजातियां मार्च से जून महीने के दौरान गैर कास्ट वन उत्पाद, जिसे हम लोग नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मैंने बोला जो लकड़ियों से रिलेटेड नहीं है, को एकत्र करते हैं। अतः कथन एक सही है। गर्मी के मौसम में एकत्रित प्रमुख गैर कास्ट वन उत्पादों में जंगली शहद, देखिए यहाँ क्या क्या आता है, जंगली शहद, इमली, आम, तेंदुपत्ता जो मैंने बोला बड़े बड़े पत्ते, साल के पत्ते, महुआ के बीज, नीम के बीज, करंज के बीज, महुआ के फूल और तेज पत्ता। देखिए यहाँ किसी भी चीज में लकड़ी का उपयोग नहीं है फ्रेंड्स, ये सारे प्राकृतिक चीजें हैं इत्यादि शामिल हैं। गैर कास्ट वन उत्पाद से जनजातियां मार्च से जून महीने के दौरान कुल वार्षिक आय का देखिए 60 to 80% कमाते हैं, तो दूसरा गलत हो जाता है। गैर कास्ट वन उत्पाद प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले ऐसे उत्पाद हैं जो एक विशेष मौसम पर निर्भर करते हैं, तो तीसरा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोविड-19 इंडो यूएस आभासी नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोविड-19 इंडो यूएस आभासी नेटवर्क का उद्देश्य वैक्सीन, उपकरण इत्यादि को शीघ्रता से विकसित करना है। प्रत्येक अनुसंधान हेतु भारत में लगभग 10 लाख रुपए तथा अमेरिका में $20,000 तक वित्तीय योगदान दिया जाएगा। कौन सा सही है हमें बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो देखिए फ्रेंड, जो ये कोविड-19 इंडो यूएस आभासी नेटवर्क का उद्देश्य वैक्सीन, उपकरण इत्यादि को शीघ्रता विकसित करना, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो 10 लाख है भारत और $20,000 है यूएस है, ये गलत है। ये 25 लाख है और ये $33,000 ऑलमोस्ट इस तरह से है, तो ये दूसरा हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा दूसरा गलत है, पहला सही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। कोविड-19 इंडो यूएस आभासी नेटवर्क का उद्देश्य विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की मदद से वैक्सीन, उपकरण इत्यादि को शीघ्रता से विकसित करना है।
इस प्रस्ताव के तहत भारत और अमेरिका के वैज्ञानिक तथा इंजीनियर मौजूदा बुनियादी ढांचे और धन का लाभ उठाकर एक आभासी तंत्र के माध्यम से, वर्चुअल टेक्निक, ओके फ्रेंड्स, आभासी तंत्र के माध्यम से कोविड-19 से निपटने हेतु संयुक्त रूप से अनुसंधान का कार्य करेंगे। भारत में प्रत्येक अनुसंधान हेतु लगभग 25 से 50 लाख, देखिए मैंने बोला उसमें 10 लाख दिया था, मैंने 25 लाख बोला, वो 25 से 50 लाख रुपए तक। वहीं अमेरिका में देखिए 33 to 66 हजार डॉलर दिया जाएगा। वित्तीय योगदान 18 महीने के अवधि के लिए उपलब्ध होगा। भारत के द्वारा इतना और यूएस के द्वारा उतना, याद रखेंगे फ्रेंड्स। स्टेटमेंट वाइज ये अमाउंट पूछे जाते हैं, अदरवाइज वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है। दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस यानी कि साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस, आर्थिक अद्यतन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन या संस्थान जारी करता है? IMF, WTO, ADB या फिर वर्ल्ड बैंक? तो फ्रेंड्स ये साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस है, तो जरूरी नहीं कि एशियाई बैंक ही इसे करेगा। IMF से ये संबंधित नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक से संबंधित है, ठीक है, जारी करता है वर्ल्ड बैंक। तो ये डी हो गया, वन लाइनर क्वेश्चन था, वेरी इजी। दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस को विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह दक्षिण एशिया में हुए हालिया आर्थिक विकास तथा निकट भविष्य के आर्थिक दृष्टिकोण को पेश करने वाला अर्धवार्षिक आर्थिक अद्यतन यानी कि मतलब एक साल में 2 बार, 6 मंथ्स में ये अपडेट आता है, तो इसे जारी करता है वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 14, लैटिन अमेरिका का या फिर के निम्नलिखित में से कौन सा या से देश अटलांटिक और प्रशांत, देखिए फ्रेंड्स दोनों को के तटों पर स्थित है, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। पनामा, ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, कौन सा कूट सही है, हमें आंसर बताना है। केवल 1, 2 और 3, 1 और 4, 1, 3 और 4। तो देखिए फ्रेंड्स पनामा तो है, ये 100% है, दोनों में टच होता है। अब ब्राजील, वेनेजुएला, कोलंबिया, तो ब्राजील हमारा हो जाता है जो लैटिन अमेरिका है उसके ईस्ट साइड, तो ईस्ट साइड है तो फिर वो वेस्ट साइड कैसे सट सकते हैं, तो ब्राजील तो होगा नहीं, तो 2 ऑप्शन वाले कट हो गए, तो 2 ऑप्शन वाला एक ही है, वो कट हो गया। वेनेजुएला का भी यही हाल है, वो वेस्ट में है तो ईस्ट में कैसे टच होगा, तो वो भी गलत हो जाता है, तो कोलंबिया बचता है। तो हमारा 1 और 4 आर करेक्ट। देखिए सी है 1 और 4। दिए गए देशों में पनामा और कोलंबिया अटलांटिक और प्रशांत महासागर दोनों के तटों पर अवस्थित हैं, जबकि ब्राजील और वेनेजुएला केवल अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित है। तो सी सही है। देखिए ब्राजील यहाँ पर है तो ये अटलांटिक से टच कर रहा है। वेनेजुएला देखिए यहाँ पे होगा फ्रेंड्स, आप वेनेजुएला देखिए, वेनेजुएला ये और ब्राजील ये, तो ये दोनों नॉर्थ अटलांटिक, सॉरी मैंने इसको वेस्ट बोल दिया था, मेरे ध्यान में चिली आ गया था। तो वेनेजुएला यहाँ पे है और ब्राजील यहाँ पे है, दोनों एक नॉर्थ में है एक ईस्ट में है, तो ये दोनों अटलांटिक ओशन को टच करते हैं, पैसिफिक ओशन को नहीं। तो देखिए यहाँ पर हो गया अटलांटिक और प्रशांत महासागर दोनों के तटों पर अवस्थित अन्य देश। देखिए अन्य देश और कौन है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका तथा चिली, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को किया जाता है। इस दिवस का आयोजन भारत से पूर्व अमेरिका और इंग्लैंड में किया गया था। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के पोषण पर ध्यान देना है। कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। देखिए फ्रेंड्स ये जो मातृत्व दिवस का आयोजन ये सावित्रीबाई फुले के लिए नहीं, कस्तूरबा गांधी के नाम पर किया जाता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसका आयोजन भारत से पूर्व अमेरिका और इंग्लैंड में किया गया, गलत। ये सबसे पहले भारत में ही किया गया है, तो दूसरा भी गलत हो जाता है। इसका आयोजन मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के पोषण पर ध्यान, बिल्कुल सही है, ये तीसरा बिल्कुल सही है। मातृत्व योजना का लक्ष्य ही यही है कि गर्भवती महिलाओं को हर प्रकार की पोषण, उनके टीकाकरण, उनके हेल्थ इश्यूज सभी को देखा जाए, तो ये उससे संबंधित है जिससे अर्ली डेथ ना हो। तो 1 और 2 आर नॉट करेक्ट। देखिए 1 और 2 आर नॉट करेक्ट। प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन देखिए कस्तूरबा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में किया जाता है। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी
देश में बा, देखिए बा के नाम से विख्यात हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। यहाँ ज्योतिबा फुले का काम नहीं है, सॉरी सावित्रीबाई फुले का नाम नहीं है। भारत इस दिवस का आयोजन करने वाला देखिए पहला देश है, इसलिए वहां ईरान और अमेरिका, आई थिंक इंग्लैंड और अमेरिका इसके से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन देश में मातृ मृत्यु दर, जैसे हम लोग MMR बोलते हैं, मोर्टिलिटी मतलब MMR जिसे हम लोग बोलते हैं, जो बहुत सारे मतलब जो प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो किसी कारणवश उनके पोषण को पूरा ना होने के कारण या फिर उनको सही टीकाकरण ना होने के कारण अर्ली मौत या अर्ली डेथ हो जाती है उनकी, तो ये उसी से संबंधित है कि बच्चे को और माँ को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए और ये मोर्टेलिटी रेट कैसे कम किया जाए। तो जिसका लक्ष्य अभी 2030 तक रखा गया है कि 77 करना है MMR को, ठीक है। तो मातृत्व मृत्यु दर इसे कम करके अभी इंडिया में 77 आने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी 132 आई थिंक चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 133 चल रहा है ये रेट। तो देखते हैं कब तक हम लोग अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। 77 तक आना है, इसके बारे में बोला गया। चिंताजनक स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित प्रसव को लेकर जागरूकता की कमी जैसे मुद्दों से को संबोधित करने के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब अर्ली प्रेगनेंसी है या फिर मैच्योरिटी से पहले डिलीवरी है और सही से उनका इलाज ना होना या उनको सही पोषण तत्व ना मिले हो प्रेगनेंसी के थ्रू बीच में, तो उन सब के बारे में इसमें बताया जाता है। उसी की जागरूकता के लिए ये चलाया गया है। इस दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि गर्भवती महिलाओं के पोषण पर ध्यान दिया जा सके। हमारे जो आंगनवाड़ी जिसे हम लोग बोलते हैं या फिर हमारे आसपास के सरकारी अस्पतालों में इन सब के बारे में बताया जाता है और आंगनवाड़ी से सारे पोषक तत्व जो एक गर्भवती महिला को मिलना चाहिए वो दिए जाते हैं। चित्रकला क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार कीजिए। चित्रकला और क्षेत्र, मिथिला बिहार का है, वारली महाराष्ट्र का है, पट्टचित्र पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, मिथिला बिहार का है, बहुत फेमस है, ये बिल्कुल है। वारली महाराष्ट्र से संबंधित है और ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तीनों बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन डी आर करेक्ट इज करेक्ट। मिथिला चित्रकला जिसे मधुबनी चित्रकला भी कहा जाता है, बिहार के मिथिलांचल इलाके, मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के कुछ इलाकों में प्रचलित शैली है। इस शैली के विषय मुख्यतः धार्मिक हैं और प्रायः इनमें चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। चटक मतलब जो हाइलाइटेड कलर्स होते हैं वो। मुख्य कृतियों की आंखें काफी बड़ी बनाई जाती हैं और चित्र में खाली जगह भरने हेतु फूल पत्तियां, सॉरी ये फूल लिखा गया, फूल पत्तियां, चिन्ह आदि बनाए जाते हैं। कथन एक सही है। वारली चित्रकला वारली जनजाति द्वारा जो महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर पहाड़ी एवं तटीय इलाकों में निवास करते, देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे, महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर बनाई जाती है। वारली चित्रकारी मनुष्य और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है। ये लोग अपने जीवन का चित्रण करने वाले चित्रों में पौधों की रोपाई, अनाज की ढुलाई, नृत्य, बाजार यात्रा और दैनिक जीवन की गतिविधियों को दर्शाते हैं। कौन कौन सा काम करते हैं वो बताया गया है। पट्टचित्र चित्रकला उड़ीसा के सबसे पुराने एवं लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। इसमें समृद्ध रंगों का प्रयोग, रचनात्मक रूपांकन और डिजाइनों तथा सरल विषयों का चित्रण किया जाता है। गौरतलब है कि पट्टचित्र चित्रकला का संबंध पश्चिम बंगाल से भी है, किंतु देखिए ये इससे है, लेकिन उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की पट्टचित्र चित्रकारी में अधिक अंतर होने के कारण इन्हें अलग अलग भौगोलिक संकेत प्रदान किए गए। देखिए ये जीआई टैग भी इन्हें मिला हुआ है। पट्टचित्र चित्रकला उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों को अलग अलग।
क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के विभिन्न देश हिस्सों में पारंपरिक नव वर्ष त्योहारों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। त्योहार है और क्षेत्र या राज्य है। महाविषुव संक्रांति ओडिशा, पोहेला बोईशाख पश्चिम बंगाल, पुथंडू केरल, बोहाग बिहू असम एवं पूर्वोत्तर राज्य। कौन सा सही है हमें बताना है। 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4 उपरोक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, बिहू ये तो बहुत फेमस है, बिहू एकदम है असम का। पोहेला बोईशाख ये पश्चिम बंगाल का है, ये भी सही है। और ओडिशा या संक्रांति, तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। ये केरल का नहीं है, ये तमिल का है। ओके फ्रेंड्स, तमिलनाडु मतलब तमिल जो मंथ स्टार्ट होता है ना उससे, तो ये 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। सी इज करेक्ट। महाविषुव संक्रांति को ओडिशा नववर्ष की शुरुआत के तौर पर मनाया जाता है। देखिए सारे नववर्ष के लिए हैं। इस दिन ओडिशा के तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर, ये याद रखेंगे, एवं अन्य मंदिरों में विशाल उत्सव का आयोजन किया जाता है। तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर। महाविषुव संक्रांति को पाना संक्रांति के रूप में भी जाना जाता है। एक और नाम है इसका, पाना संक्रांति। ओके, यह भारत में बौद्धों एवं हिंदुओं का पारंपरिक नववर्ष उत्सव है, हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए। पोहेला बोईशाख बैसाख महीने का पहला दिन। देखिए यह बांग्ला नोबोबोर्षो ये बंगाली वर्ड, बंगाली कैलेंडर का पहला दिन है। इसे 14 अप्रैल को देखिए बांग्लादेश में एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। ये भी फैक्ट है फ्रेंड जो याद रखना जरूरी है, पूछ सकता है स्टेटमेंट वाइज कि कौन सा भारत का ऐसा मंथ का दिन है जिसे बांग्लादेश में छुट्टी के रूप में, अवकाश के रूप में मनाया जाता है। और 14 या 15 अप्रैल को भारतीय राज्यों प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल एवं अन्य राज्यों जैसे त्रिपुरा एवं उत्तरी ओडिशा तथा असम के कुछ हिस्सों में बांग्ला भाषी लोगों द्वारा धार्मिक विश्वास के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। तो दूसरा भी सही है। पुथंडू जिसे पुथु वृषभ, देखिए यह तमिल नववर्ष, मैंने बोला तमिल नववर्ष है, के रूप में भी मनाया जाता है। तमिल कैलेंडर पर वर्ष का पहला दिन है और पारंपरिक रूप से एक त्योहार है के रूप में मनाया जाता है। तो तीसरा जो केरल लिखा था वो गलत है, ये तमिल का है। बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू जिसे एक्साट बिहू भी कहा जाता है। देखिए 3 नाम है, बोहाग बिहू, रोंगाली बिहू और एक्साट बिहू। भारतीय राज्य असम और पूर्वोत्तर भारत के अन्य हिस्सों में मनाया जाने वाला त्योहार है। इसे असमिया नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसे आमतौर पर अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है, जो ऐतिहासिक रूप से फसल पकने के समय को दर्शाता है। तेज सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, भूगोल के संदर्भ में डिस्टेंट डिके से संबंधित निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही है कथन, हमें ये बताना। देखिए सही कथन बताना है। यह स्थानीय लोगों के मध्य दूरी में वृद्धि होने से उनके मध्य अंतर क्रिया में गिरावट के संबंध को दर्शाता है। यह वनों की जैव विविधता और मृदा के उर्वरता के संबंध को दर्शाता है। यह शहरों के संकेंद्रीय क्षेत्र से दूर जाने पर जीवन स्तर के मानकों में एक क्रमिक गिरावट को दर्शाता है। यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में क्रमिक रूप से गिरावट के संबंध को प्रकट करता है। तो डिस्टेंस डीके ये है जरूर दूरी से, लेकिन ये जो है स्थानीय लोगों के मध्य दूरी में वृद्धि होने से उनके मध्य अंतर क्रिया में गिरावट के संबंध को दर्शाता है। ये सही है। ओके फ्रेंड्स, बाकी तीनों स्टेटमेंट गलत है। देखिए ये 3 ए नंबर सही है। डिस्टेंस डीके, भूगोल में डिस्टेंस डीके का प्रयोग स्थानिक या सांस्कृतिक, देखिए स्थानिक या सांस्कृतिक अंतर संबंधों पर दूरी के प्रभावों का उल्लेख करने में किया जाता है। अर्थात स्थानीय लोगों के मध्य दूरी में वृद्धि होने से उनके मध्य अंतर क्रिया में गिरावट आती है। वर्तमान में भारत में अवसंरचनात्मक सुधार जैसे सड़कों एवं रेलवे का विकास, डिजिटल संचार माध्यम जैसे इंटरनेट आदि से यह अंतराल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हमारा ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, वित्त विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त विधेयक में बजट में प्रस्तावित कर लगाने, हटाने, माफ करने अथवा विनियमन का ब्यौरा दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में केवल वित्त विधेयक संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
वित्त विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक होता है। कौन सा सही है हमें बताना है। केवल एक और दो तीन, केवल दो तीन, केवल एक और दो, एक दो और तीन। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ है कि केवल सभी इस प्रकार के आएंगे तो वो गलत होता है। तो 110 में केवल वित्त विधेयक के बारे में नहीं बोला गया है, और भी बातें की गई हैं। तो वित्त विधेयक में बजट में जो कर लगाना हटाना ये सब सही है पहला, और तीसरा ये धन विधेयक। वित्त विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक होता है, लेकिन धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता है, ये याद रखेंगे। तो ये हमारा 1 and 3 आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए ऑप्शन ए सही है। संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय संविधान के अनुच्छेद 110(1) की अपेक्षा को पूरा करने के लिए वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें बजट में प्रस्तावित कर लगाने, हटाने, माफ करने अथवा विनियमन का ब्यौरा दिया जाता है। कथन 1 सही है। अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक के अलावा बजट संबंधी, देखिए वित्त विधेयक के अलावा बजट संबंधी अन्य उपबंध भी होते हैं जिन्हें धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसलिए दूसरा सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित है वित्त विधेयक एक धन विधेयक है, तो ये सही है, ये परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। मतलब वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, लेकिन धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। एकीकृत बाल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकीकृत बाल विकास योजना वर्ष 1995 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य शिशु मृत्यु दर, बाल कुपोषण को कम करना और पूर्व विद्यालय शिक्षा प्रदान करना है। एकीकृत बाल विकास योजना के तहत प्रमुख 6 सेवाएं हैं: प्रतिरक्षा, पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, प्री स्कूल और औपचारिक शिक्षा पोषण। कौन सा सही है हमें ये बताना है। केवल 1 2 2 3, तो 2 3 1 3 और 1 2 3। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये 1995 में नहीं शुरू किया गया था, तो हमारा ऑप्शन बी है, ये 6 सेवाएं प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। इसमें मृत्यु दर, बाल कुपोषण ये सबको कम करना, ये भी सही है। 1995 का नहीं, 1975 का है। देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। यह योजना वर्ष 1975 में 6 साल से कम आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास यानी कि स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के लिए एक पहल के रूप में शुरू की गई थी। तो एक गलत हो गया। इसका उद्देश्य शिशु मृत्यु दर, बाल कुपोषण को कम करना और पूर्व विद्यालय शिक्षा प्रदान करना है। एकीकृत बाल विकास योजना की निगरानी संबंधी समग्र जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी कि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है। यह कथन 2 सही है। एकीकृत बाल विकास योजना के तहत प्रमुख 6 सेवाएं हैं: प्रतिरक्षा, पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं, प्री स्कूल, गैर औपचारिक शिक्षा, पोषण इत्यादि। देखिए ये 6 याद रखेंगे, 6 सेवाएं, तो तीसरा सही होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।